लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राहुल, देखिए, जहां अभी तक अखिलेश यादव ये राग अलापना शुरू कर चुके थे कि ईवीएम की गड़बड़ी है, ईवीएम की गलती है और ये पूरा धांधली है, अब बसपा सुप्रीमो ने भी यही बात कह दी है। देखिए, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं, चाहे बीएसपी की बात कर ले या समाजवादी पार्टी की बात कर ले। क्योंकि जिस तरह से चुनाव के पहले अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोकसभा का जो उन्होंने प्रदर्शन है वो उसको दोहराएंगे, दूसरी तरफ मायावती जिन्होंने ना विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया ना लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी उम्मीद इस उपचुनाव पर टिकी थी क्योंकि इसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव है और सभी पार्टियां इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से कल रिजल्ट आए हैं जिसमें से मात्र 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है और 1 सीट पर रालोद विजयी हुई है। क्योंकि बीएसपी का मानना था कि इस उपचुनाव के माध्यम से वो अपना जनाधार बढ़ाएगी, जो इसके खिसके हुए वोट है उसको वापस लाने के लिए उसने इस बार मेहनत भी की थी। और पहली बार बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ा था। लेकिन जो नतीजे आए हैं उसके बाद से आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा है कि ईवीएम के जरिए जो फर्जी वोटिंग की है, चुनाव आयोग जब तक इसका संज्ञान नहीं लेता है और जब तक इन फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए कोई कानून या प्रावधान नहीं बनाता है, तब तक बीएसपी कोई भी उपचुनाव देश में नहीं लड़ेगी। उन्होंने साथ साथ यह भी क्लियर किया है कि बीएसपी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, इन चुनाव को तो जरूर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, लेकिन कोई भी उपचुनाव तब तक नहीं लड़ेगी जब तक चुनाव आयोग इस फर्जी वोटिंग के खिलाफ कोई कानून या प्रावधान नहीं लाता है। और साथ ही साथ इन्होंने इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कुछ छोटे छोटे दल जो बन गए हैं जो दलित वोट की काट कर रहे हैं और ये जो दल बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस समर्थित है। बिल्कुल राहुल, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बसपा की जमानत जब्त हुई है 9 की 9 सीटों पर। हमारे साथ बहुजन चिंतक राजकुमार सिंघाल जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। जी देखिए, जिस तरीके से 9 की 9 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई और उसके बाद बसपा सुप्रीमो का जो बयान आया है, इसे कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, मायावती जी का जो बयान आया है अभी, ये तो किसानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला है। ये तो होना ही था। अरे भाई, ये देखिए 2024 के चुनावों में 9.5% वोट रह गया और फिर उसके बाद में कभी उपचुनाव नहीं लड़ा। फिर उपचुनाव लड़ा इन्होंने सिर्फ काय के लिए, ये अपने आप को प्रेजेंटेशन करने के लिए। 27 में जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसमें तो 9.5% से भी नीचे चला जाएगा वोट बैंक। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं और कम से कम 12 साल हो गए। 12 साल से इन्होंने कोई भी इलेक्शन नहीं जीता है, न छोटा न कोई बड़ा इलेक्शन, और न ही समाज में इन्होंने कोई अच्छा संदेश दिया है कि हम किसी समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। भाई, जिस दलितों के लिए आप राजनीति करते हो, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, दलितों ने आपको छोड़ दिया। अगर यही स्थिति रही तो 2029 में बसपा का चुनाव चिन्ह ही चला जाएगा। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए, इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था इन चुनावों को कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसका ये सेमीफाइनल है। लेकिन बसपा इसमें पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। अब मशीनरी को सवालों के घेरे में लाना कितना सही है? देखिए, ईवीएम पर गड़ा फोड़ना या ये कह दो चुनाव आयोग ने गलती की है या चुनाव आयोग की वजह से चुनाव हारे हैं। अरे भाई, ये तो बता दो, आपने जमीनी स्तर पर दलितों के लिए क्या किया? तो आपने जब दलितों के लिए कुछ नहीं किया, वोट बैंक आपने नहीं बनाया, भाई आपने मान्यवर कांसी राम जी के जितने फॉलोअर्स थे वो निकाले थे, क्या वो नेता नहीं थे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास आपके समकक्ष कोई नेता ही नहीं है दलितों में, आपने बनने नहीं दिया नेता। तो ये देश की जनता, देश का दलित, खासकर जाट और जाति का व्यक्ति पहचान चुका है, जान चुका है, अब इनको कोई वोट नहीं देगा। देखिए, जिस तरीके से ये एक और आरोप लगाती आ रही है कि अब जो और दल हैं वो कहीं ना कहीं
राजनीति करने लगे हैं जिस परिप्रेक्ष्य में ये राजनीति किया करती थी, यानी जिस समुदाय को ये साधा करती थी, अब उन्हीं समुदाय को अलग अलग जो पार्टियां हैं वो भी साधना शुरू कर चुकी हैं। इनका कहना है कि वो उनके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं, लेकिन बसपा का क्या कुछ स्टैंड होना चाहिए? जिस तरीके से लगातार खराब प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनावों की तस्वीरें देख लें, चाहे वो अभी के उपचुनावों की तस्वीरें देख लें, जैसे साफ तौर पर आपने भी कहा कि 12 सालों से यही प्रदर्शन है बसपा का। आप एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों की वजह से दलितों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वोट बैंक चला गया हमारा। अब भाई आपका वोट बैंक चला कैसे गया? आपने क्यों नहीं किए? आपका सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है बसपा पार्टी का, जब जब चुनाव आता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, 1 महीने पहले इनके पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर वो सिर्फ एक काम करते हैं कि धनाढ्य पैसे वाले व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं, न कि चुनाव उसको नहीं लड़ाते जो बसपा पार्टी का पदाधिकारी है। भाई पदाधिकारियों को चुनाव क्यों नहीं लड़ाते हो? उनकी भी तो औकात ये मालूम पड़े कि जमीनी स्तर पे काम क्या करते हैं, वो समाज का काम क्या करते हैं, वो लोगों का काम क्या करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनको सिर्फ पैसे वाला कैंडिडेट चाहिए, चाहे फ्लाइट से लाना पड़े उसे। तो इसीलिए जनता भी जान गई है, समझ गई है, इन्हें वोट नहीं देगा कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति। देखिए, हर चुनावों में बड़ी दमखम के साथ बसपा सामने आती है, अपना पूरा एक ब्यौरा निकालती है कि वो लोगों के लिए किस तरीके से आगे काम करेगी, और ये बार बार बताती की है भी कि जब उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी तो कितना डिसिप्लिन था, लोग कितने तरीके से काम कर रहे थे, चाहे वो आला कमानों की बात कर ली जाए या सरकारी अमले की बात कर ली जाए, सभी बड़े सीधे तरीके से चलते थे। वो बार बार वो बखान करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जो आज की तस्वीर है उस हिसाब से बसपा कहां पर फेल हो रही है? आप एक चीज देखिए, मैंने अभी कहा ना कि धनाढ्य पैसे वालों को चुनाव लड़ाते हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव नहीं लड़ाते। आप एक चीज देख लीजिए कि पदाधिकारी भी इन्होंने अमीन बना दिया है। भाई आप चुनावों का टारगेट देंगे, आप विधानसभा लेवल पर जाएंगे, बूथ लेवल पर जाएंगे, जब बूथ लेवल पर आपका कार्यकर्ता नहीं होगा तो वोट कहां से आएगा? हवाई फायरिंग नहीं होती है, घर में बैठ के वोट नहीं मिलता है, जमीनी स्तर पर काम करना होता है। जी राजकुमार जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी राहुल भी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, आप राजकुमार जी को सुन रहे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि जमीन पर जब आज देखा जाए तो बसपा का कोई जनाधार बचा ही नहीं है, कोई कार्यकर्ता है नहीं, कि उनकी नीतियों को आगे पहुंचाने वाला ही कोई नहीं बचा है। तो इस तरीके के आरोप मढ़ना ये गलत है। देखिए, निश्चित तौर पर बीएसपी ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम से उन्होंने नारा दिया था और इसको लेकर उन्होंने अपनी राजनीति की थी। लेकिन आज जो बीएसपी की स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं जो काडर नेताओं की उपेक्षा की गई है। आपको याद होगा कि कई ऐसे बीएसपी के नेता है जो पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में शामिल है और वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार बीएसपी में काडर नेताओं की उपेक्षा की गई है, उनको चुनाव नहीं लड़ाया गया, और जिस तरह से अभी जो राजकुमार जी कह भी रहे थे कि लगातार जो उपेक्षा हुई है पदाधिकारियों की, सबसे बड़ी वजह वही रही है कि जो बीएसपी का हमेशा डाउनफॉल होता रहा है। आज जब मायावती ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने इसको लेकर कोई भी चिंता जाहिर नहीं की, लेकिन जबकि लगातार जो काफी लंबे समय से बीएसपी से जुड़े हुए हैं उनकी यही मांग है कि जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको आगे लाने की जरूरत है, और उसको लेकर लगातार समय समय पर वो अपनी बात बीएसपी सुप्रीम मायावती के सामने भी रखते हैं। लेकिन शायद यही वजह है बीएसपी का जो सबसे बड़ा डाउनफॉल हो रहा है कि उनके जो पदाधिकारी हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, वो अब दूरी बनाते हुए चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, आकाश आनंद अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे थे, उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ रही थी, लेकिन अचानक उनको प्रचार प्रसार से हटा दिया गया, उनको जो तमाम पद दिए गए थे उनसे वापस ले लिए गए। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जमीन पर कुछ भी नहीं बचा है बसपा का। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।